RSMSSB TRA एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है। फाइनल में हमारे पास 100 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। प्रोविजनल वाला रिजल्ट आने के बाद 100 के लगभग हो गए हैं, पहले 95 प्लस थे। और हमेशा की तरह हम फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी सक्सेस एंड स्ट्रगल जर्नी शेयर करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की, कैसे नोट्स बनाए, किन मिस्टेक्स को दूर किया, किन चीज़ों से खुद को दूर रखा, कैसे खुद को मोटिवेट रखा। तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा मार्क्स है, कुछ स्टूडेंट के कम भी है। अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। और इस वैकेंसी में तो कॉमर्स आर्ट साइंस सभी के स्टूडेंट है। तो हर स्टूडेंट की वीडियो से आपको कोई ना कोई अच्छा पॉइंट पता चलेगा। और इन वीडियो से आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये इंटरव्यू वीडियो नहीं है, आगामी भर्तियों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो है। तो आज हमारे साथ जयपुर से रघु शर्मा जी है। बहुत शानदार मार्क्स है इनके, 634 मार्क्स है। कॉमर्स से ही है, CA से स्टूडेंट नहीं रहे। तो जो भ्रांति होती है, स्टूडेंट्स को लगता है कि केवल CS वालों का सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। बीकॉम एम.कॉम स्टूडेंट्स का ज़्यादा सिलेक्शन होता है बजाय CA के। CS वाले क्यों रह जाते हैं, ये उनके वीडियोज में मैंने कई बार बताया है। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, UDC है, लेवल 8 पर वर्क कर रहे हैं। तो इनसे हम सभी चीज़ें जानेंगे। तो रघु जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस सिलेक्शन के लिए। वेरी गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। मेरा नाम रघु शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ के लिए कि आप आज मुझे थोड़ा टाइम दे पा रहे हैं। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे थोड़ी बात हो पाए, लेकिन आपके पास थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है, तो आज मतलब लगा कि चांस मिल ही गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रघु जी, ये बताइए कि जब PDF में अपना रोल नंबर नज़र आया, आपको लगा कि आप बन चुके हैं जूनियर अकाउंटेंट और लेवल 8 से लेवल 10 पर आ गए हैं, तो कैसा लगा, क्या रिएक्शन रहा आपका, फैमिली का, वाइफ को, उनके पेरेंट्स को, सबको कैसा लगा? सर काफ़ी मतलब लगभग 2 साल से इस रिजल्ट का, इस PDF का वेट कर रहे थे। तो जब रिजल्ट आया तो थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि पहले कई बार कुछ रूमर्स होती हैं, कुछ रिजल्ट को लेकर भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रहती हैं। तो डर लग रहा था, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट थे कि तैयारी अच्छी है तो चांस हो जाएगा। लेकिन भगवान की दया से, माता-पिता के आशीर्वाद से सिलेक्शन हुआ, PDF में रोल नंबर देखा, बहुत खुशी हुई, घर में सबको खुशी हुई। सबके अच्छे रिएक्शन थे, लेकिन ये है कि सर सबसे मेन बात ये है कि 2 साल की जो मेहनत थी वो कंप्लीट हो गई। इतना इतना ही टाइम मिल पाता था, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था। उसके अंदर भी ये प्रेशर रहता था कि क्वालिटी एजुकेशन अपने को लेनी है, क्वालिटी क्लासेस लेनी है, तो उस चक्कर में जितना टाइम मिला उसमें बेस्ट रखने की कोशिश की, और सब कुछ एट द लास्ट सही रहा। ठीक है। तो रघु जी, ये बताइए कि आपकी UDC वाली जॉब लगने से पहले भी स्टार्टिंग में कौन से ईयर से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया कंपटीशन एग्जाम की, कौन कौन से एग्जाम दिए, उनमें कहाँ तक पहुँचे, फिर जॉब लगने के बाद भी कौन कौन से एग्जाम दिए, जितना आपको याद आ पा रहा है पूरी जर्नी बताइए शॉर्ट में कि कौन कौन से एग्जाम कौन से ईयर से आपने स्टार्ट किया। सर मैंने 2008 में अपनी BBA कंप्लीट की थी, 2010 में फाइनेंस में अपनी MBA कंप्लीट की थी डिस्टिंक्शन मार्क्स से यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में 2 साल प्राइवेट जॉब की, और प्राइवेट जॉब के बाद में एक दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, तो 2013 से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। तो सबसे पहले हम SSC की तैयारी करते थे सर, तो SSC 10+2 में सबसे पहला सिलेक्शन 2015 में हुआ था। फिर 2016 में रेलवे में सिलेक्शन हुआ, 2017 के अंदर पटवारी में हुआ, ग्राम सेवक में रहा। 2017 से 2020 तक मैंने ग्राम सेवक की नौकरी करी है दौसा के अंदर। फिर 2020 से एजुकेशन को ज्वाइन किया, 2020 से लेकर टिल 2025 तक LDC UDC रहे, और अब इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो L8 से L10 पर आ गए हैं। आगे भी कोशिश रहेगी कि आगे और कुछ अच्छा कर पाए। इससे पहले मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही सर अकाउंटिंग फील्ड में रहा है,
तो एबीएसटी और अकाउंट्स ऑफिसर, जेवीवीएनएल अकाउंट्स ऑफिसर भी मेरा 2022 के अंदर अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था, लेकिन डीवी के बाद में फर्स्ट वेटिंग के अंदर सम अप हो गया वो वाला मैटर। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आगे भी रहे। ये सबसे स्टार्टिंग में 2015 में कौन सा सिलेक्शन बताया आपने? सर सबसे पहले 2015 में एसएससी 10+2 के अंदर ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में सिलेक्शन हुआ था नागपुर के अंदर। ठीक है। और ये सभी आपने फाइनल सिलेक्शंस बताए हैं हाँ, जेवीवीएनएल ये एओ सभी को फाइनल छोड़कर। सिलेक्शन है। डीवी विद इन डीवी तो सिलेक्शन 5-7 अलग है, ठीक है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो रेलवे 10 एसएससी रेलवे, उसके बाद पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी यूडीसी और फिर ठीक है। तो स्टूडेंट इनका तो इतना ज़्यादा रहा है कि हमें कम बताना पड़ेगा। 2010 तक इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया, उसके बाद 2 साल इन्होंने प्राइवेट जॉब भी की, फिर 2013 से ये कंपटीशन में आए और लगभग 7-8 इन्होंने फाइनल सिलेक्शंस लिए। एसएससी 10+2 में फाइनल सिलेक्शन हुआ, रेलवे में हुआ, पटवारी में हुआ, ग्राम सेवक में हुआ, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, फिर एलडीसी, यूडीसी, इन सभी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, 2021 का आपको हमारा जेवीवीएनएल का रिजल्ट पता है, तो उसमें एओ में कम पोस्ट थी, अकाउंट्स ऑफिसर में अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो 6-7 जितनी भी पोस्ट रही होगी, उसमें 4 स्टूडेंट हमारे डीवी में थे। जेवीवीएनएल अकाउंट ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, 4 स्टूडेंट हमारे डीवी में थे। रघु शर्मा जी भी उन्हीं में से एक थे, इनके पास 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट थे। एक स्टूडेंट बजरंग रोज जी थे उनमें से, उनके भी मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे बजरंग रोज जी के, लेकिन उनकी एमकॉम कंप्लीट नहीं थी, इसलिए एओ में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जेवीवीएनएल में हुआ। और एक और स्टूडेंट थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और दिव्या जी आपको पता है, दिव्या पारिक, उनके फर्स्ट रैंक थी। और जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आपको पता ही है। तो मतलब मैंने कहीं और भी रघु शर्मा जी का वीडियो देखा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में। तो रघु जी, एक तो ये बताइए, जेवीवीएनएल के लिए अकाउंट ऑफिसर के लिए आपके पास 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट थे हमारे, इसके अलावा आपके पास किसी अदर संस्थान का कोर्स था क्या? सर किसी अदर संस्थान का कोर्स ऐसे पर्टिकुलरली उस टाइम इतनी चीज़ों से जुड़े हुए नहीं थे, और उस टाइम पर तैयारी का भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि क्या कहाँ से क्या बेटर रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा। क्योंकि सर मैंने ये देखा है कि अ, एक नॉर्मल जो आरपीएससी और आरएसएम बोर्ड एग्जाम लेती है उससे कई गुना टफ एग्जाम जेवीवीएनएल के होते हैं। मतलब आप यूँ मानिए कि आपके कंसेप्चुअल मतलब अगर रिकॉर्ड्स अच्छे हैं तो ही आप जेवीएनएल के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या उसको क्लियर कर सकते हैं। तो उस टाइम अगर जो कुछ जहाँ से मिला जैसे मिला हमने कोशिश करी पढ़ने की, तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट का तो नहीं, लेकिन हाँ आपके जो हाई क्वालिटी टेस्ट जो लिए थे उनसे बहुत मदद मिली। और उस टाइम तो यही कोशिश थी सर, जहाँ से जो मिल जाए, जितना मिल जाए, इतना मटेरियल मिलता नहीं है तो ठीक है। कॉमर्स एग्जामों में। स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त, और खासकर जब आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट सबसे ऊपर होती है, उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पर है। तो जब आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको टीचर से भी 2 कदम आगे रहना पड़ता है। इनके पास 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट थे, इसके अलावा इन्होंने और कुछ इधर उधर नोट्स वोट्स पढ़े होंगे, बहुत सारे लोगों की गाइडेंस वगैरह ली होगी। ये क्वेश्चन हमने बस इसलिए लिया है कि यदि आपको इधर उधर टेलीग्राम पर कोई वीडियो नजर आता है जिसमें इस प्रकार से शो किया जाता है कि इनके पास कोर्स था, कोर्स नहीं था, गाइडेंस इन्होंने ली होगी। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे मैसेजेज आते रहते हैं कि सर हमने टेलीग्राम पर आपकी क्लासेज देखी थी, यूट्यूब पर देखी थी, गाइडेंस के लिए थैंक यू। तो हम इंटरव्यू केवल तभी कंडक्ट कराते हैं जब हम सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। कि मेरे पास कोई स्टूडेंट मैसेज करता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास कोर्स था क्या, फिर स्टूडेंट का वो मोबाइल नंबर लेते हैं, किस मोबाइल नंबर से कोर्स था, फिर हम खुद चेक करते हैं, फिर उसका एडमिट कार्ड लेते हैं, फिर पीडीएफ में रोल नंबर चेक करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेक करके डालनी होती है कोचिंग संस्थान को। ठीक है, रघु जी ये बताइए कि मतलब
दो मिक्स क्वेश्चन मैं एक साथ पूछ रहा हूँ। एक तो वैसे तो आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी आप रहे होंगे, तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि कभी आप डिमोटिवेटेड हुए हों। तो यदि तैयारी करते वक्त या जब यूडीसी भी नहीं लगा था तो कभी डिमोटिवेटेड हुए क्या? हुए तो किस पर्सन ने किस चीज़ ने आपको मोटिवेट रखा? या इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से लें कि इंसान के पास जब तक जॉब नहीं होती है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ज़्यादा भूख होती है, डर होता है कि बेरोजगार रह जाएंगे, लेकिन जॉब होती है तो मोटिवेशन कम हो जाता है, उस तरीके से तैयारी नहीं हो पाती। बहुत 99% लोगों को जब एक जॉब मिल जाती है, चाहे कैसी भी मिल जाए, तो वो दूसरी जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो खुद को मोटिवेट कैसे रखा आपने? सर एक्चुअली हम कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि हमें जो भी करना है वो अपने ही दम पे करना है। तो कोई बिज़नेस या ऐसा कोई हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड तो रहा नहीं है। तो हमने शुरू से 2 ही काम किए हैं, पढ़ने और पढ़ाने का। पहले मैं कोचिंग भी लेता था, पढ़ाता भी था। तो एक बार जॉब लगने के बाद में ऐसा लगता है कि चलो आप कम से कम एक 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 एम्प्लॉयमेंट के स्टेज पर हैं, तो हमारी मेरी ये कोशिश रहती थी कि अगर और कुछ अच्छा हो सकता है या अगर हम आज जहाँ पर हैं, उससे एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ सकें और आगे जा सकें, तो खुद के लिए भी अच्छा रहता है, फैमिली के लिए भी अच्छा रहता है, आगे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा रहता है और ये यहाँ पर ये रहता है सर कि कभी पढ़ने और पढ़ाने के अलावा और कोई काम किया नहीं, तो और कोई काम आता भी नहीं है। तो हमने अपने आप को बस इसी तरह मोटिवेट रखा कि अगर यहाँ तक आ सकते हैं तो इससे भी आगे जा पाएँगे। तो उस चक्कर में कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं, आज तक भी नहीं छोड़ी, अभी भी कंटिन्यू है, आगे भी यही कोशिश रहेगी कि कुछ और अच्छा हो सके तो उसको भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि अगर किसी इंसान की एक बार जॉब जब तक नहीं लगती है, तो तब तक तो उसके पास में हज़ार डर रहते हैं, हज़ार उसके पास में थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी रहती है, अनिश्चितताओं से घिरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो आपके लिए अगली जॉब लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। उस समय ऐसा रहता है कि पहले तो आप हर चीज़ को करने से पहले डरते हैं। मतलब हर चीज़ से पहले आपका कॉन्फिडेंस लूज़ रहता है कि हमसे ये एग्ज़ाम हो भी पाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन करें या नहीं। लेकिन अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो फिर एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि खोने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आपको किसी तरह का कोई नुकसान है नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो कॉन्फिडेंस जॉब लगने के बाद आता है कि अब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते हो एक्स्ट्रा, तो भी आपको वो डर नहीं रहता मन के अंदर कि अगर सही नहीं हुआ या गलत हो जाएगा तो हम रह जाएँगे या ऐसा कुछ। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो काम करता है वहाँ पर। तो एक तो घबराना नहीं चाहिए आगे की तैयारी या आगे की जॉब लेने के लिए और दूसरा ये है कि सीखना तो कभी बंद होता ही नहीं है। हम आज भी अकाउंट्स की बहुत सी चीज़ों को जितना अंदर तक जान पाएँ कोशिश करते हैं। तो अगर अगर आपको वास्तव में पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। आप सिलेक्शन के लिए नहीं, अपने बेटरमेंट के लिए पढ़िए, अपने कंसेप्ट के लिए पढ़िए और आगे मतलब अगर आपकी वजह से किसी और का कोई भला हो सकता है, तो उसको पढ़ाकर करिए। तो ये सिर्फ़ सेल्फ एस्टीम के तरीके हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं और अपने आप को सैटिस्फाई कैसे करते हैं। पढ़ाई इससे अच्छा तरीका नहीं है। जो इंसान पढ़ाई के रेगुलर टच में है, किताबों के साथ जुड़ा हुआ है, तो चांसेस अच्छे हैं कि वो उसका लाइफ़स्टाइल और उसका कैरेक्टर सही ही रहता होगा। क्योंकि जब किताबों से आप फ्री नहीं हो पाएँ, तो आपके पास और अदर एक्टिविटीज़ के लिए तो टाइम ही कहाँ है। स्टूडेंट ऐसा मेरा बहुत मानना है। स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रघु शर्मा जी ने हमें बताए, और इन पॉइंट से न केवल आपको फ़ायदा होता है बल्कि हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखो, पहली चीज़ तो इन्होंने ये बताया कि ऐसा कभी नहीं रहा कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, जो अपने पास पहले से बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, 4-5 करोड़ की कोई फैमिली बिजनेस हो। जो करना था वो केवल खुद के दम पर ही करना था। जो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाएंगे वो अपन ही छोड़ करके जाएंगे, तो जो करना था वो अपन को ही करना था। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इवन मैं भी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात इन्होंने बताया कि पढ़ने का हमेशा से शौक रहा। मतलब स्टडी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टडी को इस तरीके से लेते हैं जैसे वो कोई काम हो, और यदि आपने स्टडी को काम मान लिया है ना, तो फिर उस काम में सक्सेस होने की संभावना कम हो जाती है। सक्सेस आप उस फील्ड में हो सकते हैं जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आता है। तो पढ़ने का
इनको हमेशा से ही शौक रहा। मेरा भी ऐसा ही था, पढ़ने और पढ़ाने का हमेशा से मुझे शौक रहा। ये मान लीजिए 2007 में मैं 12th में था, तब से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं रहे हो पढ़ाने के लिए। चाहे एक स्टूडेंट रहा हो या दो स्टूडेंट रहे हो, हमेशा मैंने पढ़ाया। चाहे बीच में मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाना पड़ा स्टडी लाइफ में। तो हिंदी के एक लेखक है, लेखक का मुझे नाम याद नहीं है, तो उन्होंने बोला कि लिखना मेरा व्यक्तिगत कार्य है। इस लाइन का मतलब ये है कि मैं लोगों के लिए नहीं लिखता हूँ या आजीविका के लिए नहीं लिखता हूँ। लिखना मेरा व्यक्तिगत कार्य है, बिना लिखे मेरा काम ही नहीं चल सकता। तो वैसे ही स्टडी या टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये हमारे खुद के लिए जरूरी है, हम किसी चीज को पाने के लिए नहीं। इसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। और इनकी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान भी मैं इसी का मानता हूँ कि स्टडी से ये कभी दूर हो नहीं पाए। एक बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया और मैंने भी कभी आपको बताया होगा, जब तक आपकी पहली जॉब नहीं लग रही है तब तक आपको लगता है कि जॉब लगना कितना कठिन होगा। एक जॉब लग गई ना आपकी, तो फिर फटाफट फटाफट कई सारी जॉब आपकी लगती जाएगी। एनटीए नेट के स्टूडेंट होते हैं, उनका एक बार नेट क्लियर हो जाता है, फिर वो एक मिस्टेक करते हैं, बार बार नेट देते जाते हैं, फिर लोगों को बताते जाएंगे मेरा 5 बार नेट क्लियर है, मेरा 10 बार नेट क्लियर है, मेरा 12 बार नेट क्लियर है। उन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार आपका कोई क्लियर हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी निकालना आसान होता है। वो मिस्टेक ये कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम नहीं देकर के उसी को ही करते रहते हैं। तो और जो भी टीआरए जीआरए या अदर स्टूडेंट का जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने यदि स्टडी में बीच में गैप आने नहीं दिया, तो वो और भी एग्जाम निकाल सकते हैं। इससे बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिए, आरएएस वगैरह की तैयारी कीजिए, करने में कुछ जा तो रहा ही नहीं है। रघु शर्मा जी ने बताया कि घबराने की क्या दिक्कत है, आपको जितने भी अटेम्प्ट मिल रहे हैं पहले अटेम्प्ट में आप वैसे ही फ्री होकर के एग्जाम दीजिए, थोड़ी सी रिस्क लीजिए, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, बस गैप मत आने दीजिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। और एक और पॉइंट इन्होंने बताया कि जो इंसान है वो लाइफ टाइम सीखता ही रहता है। मैं भी यही मानता हूँ, एज ए टीचर मैं ये मानता हूँ, एक टीचर लाइफ टाइम स्टूडेंट रहता है। बहुत मैंने टेलीग्राम पर देखा, कुछ कॉम्पिटिटर हमारे लिए ये कह देते हैं कि जेपी सर और अभिषेक सर तो पढ़ पढ़ करके पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट तो इन्होंने लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं होगा स्टडी के दौरान। तो हम तो ये स्वीकार करते हैं कि एक टीचर बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा और उस चीज को खुद पढ़ना पड़ेगा। और नया बैच स्टार्ट करने से पहले पिछली बार जो आपने पढ़ाया था उसमें नई चीजें ऐड करनी पड़ेगी। और नई चीजें तभी ऐड हो सकती है जब हम खुद पढ़ें। अगर हमने ये मान लिया कि हमें ये सब्जेक्ट आता है और हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऐड हो ही नहीं सकता है। तो सीखते आपको कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा। रघु शर्मा जी ये बताइए, इस एग्जाम के लिए आपने कितने टाइम प्रिपरेशन की, सीटी रिजल्ट का वेट किया या कंटिन्यू किया, नोट्स बनाए या प्रिंट आउट निकाले, और जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे की? वर्किंग आवर्स के दौरान टाइम मिल जाता था क्या? सुबह कितना टाइम निकालते थे, ऑफिस से आने के बाद कितना टाइम निकालते थे, जॉब से पहले कितने टाइम का ब्रेक लिया? सर इस एग्जाम की तैयारी तो 2021 से ही, जब ये बात निकल कर बाहर आई थी कि अब 2013 के बाद में अब जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है, बहुत लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसी डिस्क्राइब हुई थी। तो उस टाइम ये देखा था कि कोशिश तो यही थी कि तब से ही तैयारी शुरू कर ली थी। लेकिन फिर बाद में कई बार ये वैकेंसी खुद ही पेपर की, मतलब अखबारों में भी आया है कि ट्रेजरी बंद होंगी, उसके बाद में ये आया है कि वैकेंसी अटक सकती है, उसके बाद कई बार ये भी आया है कि अब सीईटी से होगी, नई सीईटी के बाहर होगी, कब क्या है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए शुरू से ही, मतलब जब से एजुकेशन लाइन ज्वाइन करी थी तब से ही, मतलब इस चीज़ के लिए तैयार थे कि बनना तो अकाउंटेंट ही है, क्योंकि मेरा फील्ड फाइनेंस में, मैंने एमबीए किया था, तो मैंने ये सोच लिया था कि कुछ अच्छा तो अकाउंट्स के फील्ड में ही हो सकता है पर्टिकुलरली। तो तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन साथ में फिर जब ये अनिश्चितताएं आती गई तो उनको भी फेस करते रहे। जॉब के साथ में ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइम नहीं मिलता कि आप चीज़ों के साथ बिल्कुल डीपली जा सकें। तो कंसेप्ट ऐसे ही शुरू से बनाए कि 4 घंटे 5 घंटे की डेली जो स्टडी थी उसी को ही कंटिन्यू रखा, और कम से कम 2 साल तो लगे हैं सर।
ऐसा नहीं है कि 6 महीने या 3 महीने में तैयारी हुई है, ऐसा तो नहीं कह पाएंगे। लेकिन 2 साल तक 4 घंटे 5 घंटे रेगुलर दिए हैं। उसके बाद में कभी सुबह टाइम मिल जाता था तो शाम को टाइम नहीं मिलता था तो सुबह। लेकिन दिन शायद ही ऐसा कोई हो कि जिस दिन पढ़ाई नहीं की। और और एग्जाम ऐसा से नहीं है, कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी पढ़ाई की वजह से, मतलब पढ़ते टाइम जॉब के बारे में नहीं सोचा और जॉब करते टाइम पढ़ने के बारे में नहीं सोचा। एक बार अगर कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो उसी चीज पर ध्यान दें। और कोशिश एग्जाम पूरी से करें। कितने दिन पहले आपने ब्रेक लिया जॉब से? सर मैंने जॉब से ब्रेक नहीं किया। 2-4 दिन का तो लिया होगा एग्जाम। नहीं सर, मैं तो संडे का पेपर था तो सैटरडे सैटरडे का छुट्टी ली थी जयपुर आने के लिए, बाकी तो मैंने कोई ब्रेक नहीं ठीक है। तो स्टूडेंट, एक तो मैंने जो लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, उनको मैंने काफ़ी सारी एडवाइस दे रखी है। एक हमारा वीडियो है, हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब इन कॉमर्स विद इन 6 मंथ, उसमें भी बताया है, लाइव क्लासेज में भी बताते रहते हैं। पहली बात तो मतलब जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ये मत मानिए कि वो सफिशियंट नहीं है, बिल्कुल भी मत मानिए। जो बंदा जॉब में होता है उसका दिमाग बाकी लोगों से ज़्यादा तेज होता है, उसका फर्क पड़ता है। जो चीज़ मैं आधे घंटे में पढ़ सकता हूँ, उस चीज़ को आपको पढ़ने में 3 घंटे लगेंगे। लेकिन ये भी सच है, आप 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ सकते हो, मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। तो पहली बात तो जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए। वर्किंग आवर्स के दौरान भी आपको टाइम मिलेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। उन छोटे छोटे ब्रेक में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा सुबह टाइम निकालिए, थोड़ा सा शाम को निकालिए, सैटरडे संडे को निकालिए, जो छुट्टियां आती है उनमें निकालिए। कुछ छुट्टियां खुद कीजिए पढ़ने के लिए, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। और एक एडवाइस मैं जरूर देना चाहूंगा, एग्जाम से कम 20 दिन पहले ब्रेक जरूर 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 से लीजिए। उन 20 दिनों में जितना पढ़ पाएंगे उतना अपने 3-4 महीने में भी नहीं पढ़ा होगा। अपने रघु शर्मा जी की बात सुनी, इनकी आपने जर्नी भी देखी कि कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट ये रहे हैं। फिर भी ये कह रहे हैं कि 2 साल मैंने प्रिपरेशन की तब जा करके मेरा सिलेक्शन हुआ है, कोई 2-4 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप हमारी बात मत मानिए कि हम जो कहते हैं वो हो सकता है कि हमारा कोई हिडन मोटिव रहता हो, लेकिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है ना, उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए कि सिलेक्शन कैसे होता है, तभी आपको समझ में आएगा। रघु शर्मा जी, आजकल है ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने से नुकसान हो जाता है, वीडियो क्लासेस देखने से आंखें खराब होती है, केवल आप नोट्स पढ़िए या फिर 30 ऐसा कंटेंट पढ़िए कि 30 दिन में कोर्स भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, सिलेक्शन भी हो जाए। मतलब शॉर्टकट बेस्ट रहता है। आप कोई बीकॉम एमकॉम की स्टडी नहीं कर रहे हो, सीए की स्टडी नहीं कर रहे हो, आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो नुकसान में जाएंगे, टाइम आपका खराब होगा। हम केवल आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आपने जो इतने सारे सिलेक्शन लिए, और जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में है कम से कम, तो कैसे प्रिपरेशन करना बेस्ट रहता है, चाहे वो किसी भी कंटेंट, किसी भी संस्थान, किसी भी कोर्स कैसे भी कर रहे हो। सर इस चीज के बारे में तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये तो वेरी करता है स्टूडेंट के माइंड सेटअप पर, उनके कंसेप्ट पर, उनके लक पर भी करता होगा। हमारे साथ तो कभी लक रहा नहीं सर गवर्नमेंट एग्जाम में। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमा के पूछ लें तो इसका क्या जवाब रहेगा, तो फिर वो ज्ञान और वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगी। जैसा कि मैं पर्सनली बताऊं कि जो पेपर मैंने अभी TRA JRA पार्ट सेकंड यानी जो कंसेप्ट पेपर देखा था, सेकंड पेपर, उससे उससे हार्ड पेपर मैंने अभी तक अपनी लाइफ में अकाउंट कॉमर्स के लिए इतना क्लोज देखा नहीं। उस पेपर में कहने को 150 क्वेश्चन थे, लेकिन वो पेपर कम से कम 250 क्वेश्चनों का पेपर था जिसको 3 घंटे में करना था। उस पेपर को अगर आप ये कहें कि हम 3 महीने में पढ़ के या 5 महीने में पढ़ के इसको देख, कंप्लीट कर लेंगे तीन या अच्छे महीने और मार्क्स। 5 महीने भी कहा जाए तो एक बार समझ सकते हैं कि स्टूडेंट 10, 12, 15 घंटे दे रहा होगा, 30 दिन कहा जा रहा है। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ उस पेपर को अगर आप देखें, मैं खुद उस पेपर को देखकर मुझे ये लगा था कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा, मैं उस पेपर के पहले क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाया। मैंने उसमें से केवल 141 क्वेश्चन पढ़े और 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं।
बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस क्वेश्चन के 158 50th क्वेश्चन पर भी नहीं पहुंच पाया, क्या पता वो मुझे आता हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता था कि ये पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत हार्ड है। तो अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करके इस पेपर को एक बार अटेम्प्ट भी कर लेंगे, या तो हम अपने माइंड की बातों में आके उस पेपर को बिगाड़ लेंगे, क्योंकि पेपर वास्तव में बहुत हार्ड था। लेकिन अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करके एक बार कैसे भी करके वो 3 घंटे वहां से निकाल लें, उसके बाद चाहे जो भी रिजल्ट हो, तो रिजल्ट अच्छा रहा जा सकता है, ऐसा मेरा उस पेपर को लेकर एजम्पशंस है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब कंपटीशन ऐसा हो गया है, आरपीएससी हो, आरएसएम बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हो, वो अब आपको पेपर के हाथ भी लगाने नहीं देगी अगर आप उस क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 1 महीने 2 महीने की तैयारी से आप कॉमर्स को चैलेंज कर सकते हैं, तो मेरा मानना गलत है, क्योंकि आज भी बहुत अच्छे अच्छे लोग कंसेप्ट और कन्वेंशन पर ही अटक जाते हैं कॉमर्स के अंदर। बहुत से लोग आज भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन से कंसेप्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, कौन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, कौन से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हैं। इवन इवन मैं इसी पॉइंट पर ये बोल रहा हूँ, आप अपने आसपास दोस्तों से पूछ लीजिए, 80% को ये नहीं पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। उसका दूसरा मैं नाम मैं बोलेंगे ना, आपको तब आपको पता चलेगा। मैं आपको अच्छा, ये बता रहा हूँ इसको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैंने जेवीवीएनएल के जेवीवीएनएल अकाउंट्स ऑफिसर की तैयारी करी थी, तो मेरे पास में खुद के मतलब एग्जाम सिलेबस है, ठीक है, अच्छी बात है। आप अकाउंट जेवीवीएनएल का अकाउंटिंग ऑफिसर का सिलेबस देखिए, अकाउंट्स ऑफिसर का, आपको सिलेबस समझ ही नहीं आएगा कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। मेरे पास में 118 पॉइंट हैं जो कि टॉपिक है, 118 टॉपिक है मेरे पास, और उस 118 टॉपिक में भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपसे पीवी रेशियो पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है, नहीं, वो आपको सिस्टमेटिक चीजें कुछ भी नहीं पूछेगा, वो आपके कंसेप्ट को टेस्ट करेगा कि आपको अगर इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में डाला जाए तो अब आप इस पर क्या अपने ओपिनियन देंगे। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अब आप एग्जाम पढ़कर या याद करके क्रैक नहीं कर सकते, और आने वाले टाइम में तो, क्योंकि स्टूडेंट तो बढ़ेंगे, आने वाले टाइम में स्टूडेंट बढ़ेंगे, वैकेंसीज कम होंगी, तो कंसेप्ट जिसके अच्छे होंगे या मतलब जिसकी पकड़ होगी अपनी सब्जेक्ट पर, वो इन चीजों को निकाल पाएगा। इसका कॉमर्स होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में कंसिस्टेंसी है किसी भी चीज को, मतलब या तो कोई चीज आपको टेस्ट करती है या आप उसको टेस्ट करो, दोनों ही कंडीशन में अगर आपके पास में वो धैर्य है, पेशेंस है कि आप चीज़ों को कंप्लीट कर सको, तो फिर उनकी लॉन्गेविटी बनी रहती है, वो लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में भी रहते हैं, और आप उनके साथ अच्छा रिजल्ट भी ले पाते हो, ऐसा मेरा पर्सनली मानना स्टूडेंट, इन्होंने ना बहुत सारी बातें बताई और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन पॉइंट को ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। और हो सकता है मिस्टेक्स आपको पता हो, या हो सकता है मिस्टेक्स आपको नहीं पता हो। नहीं पता है तो पता कीजिए। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं आप। दिक्कत ये है बच्चों के साथ, वो मानना ही नहीं चाहते कि हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। उनको लगता है हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उस चीज से आपको बाहर आना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात तो कॉमर्स का पेपर आजकल आता है कॉन्सेप्चुअल आता है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है। रटने वाले जमाने ही गए। तो वो जो चीजें आती है ना, हमने आज तक इस प्रकार की कोई बुक या इस तरीके का कोई कोर्स वोर्स नहीं बनाया कि आप सोचते हो कि एक बुक ले लेंगे, उस पर लिखा हुआ है टारगेट 50 और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दिया, इन 100 क्वेश्चन को कर जाओ हो जाएगा सिलेक्शन। आप 100 छोड़ो, 1 लाख क्वेश्चन कर लो, फिर भी एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन आएंगे। आपको एक क्वेश्चन के सारे तरीके पता होने चाहिए, ऊपर नीचे आड़े तिरछे। वो क्वेश्चन के ऑप्शन दे, ऑप्शन का क्वेश्चन बनाए, कैसे भी क्वेश्चन दे। जब हम टीआरए जीआरए में क्वेश्चन करवा रहे थे मैच द फॉलोइंग के, स्टेटमेंट्स के, इस टाइप के, तो लोग बोल रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में आते हैं, आप नेट वाले क्वेश्चन करवा रहे हो, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। कहाँ आते हैं? लेकिन आए ना। और नहीं भी आते तो भी उन चीजों का बेनिफिट मिलता। हम
ये मान करके एमसीक्यू देते ही नहीं है कि एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। एमसीक्यू का पर्पज है कॉन्सेप्ट तैयार करना। बच्चे टेस्ट सीरीज ये मान करके खरीदते हैं डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पेपर वाले दिन बोलेंगे डिक्टो क्वेश्चन तो मिला ही नहीं। अरे भाई, वीडियोज में हमने साफ साफ बोला कॉन्सेप्ट आपके तैयार होंगे। बाहर से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो आप बोलिए कि ये कॉन्सेप्ट तो आपने कराया ही नहीं है। अगली बात, यदि आप कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको रिटेन भी नहीं रह पाएगी चीजें। रघु शर्मा जी ने बताया, केवल जो भूलने की चीजें है ना, जो प्योरली रटने की चीजें वो बात अलग है। एफए में जितने भी फॉर्मूला आ जाए सभी का लॉजिक है, लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। आप सोचो कि हम रट लेंगे, वहां पर काम ही नहीं चलेगा। इवन प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो ये पूछ लेते हैं। मेरा एक स्टूडेंट एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया, उनसे ये पूछ लिया गया कि हमारी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1:1 है, बताओ सही है या गलत है। अब आपने रटा हुआ है कि ये तो 2:1 होना चाहिए, सही नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। और स्टूडेंट आजकल है ना, पता है फाइट कौन देता है आपको, कंपटीशन कौन देता है? जो बच्चे एक एग्जाम में रह जाते हैं ना वो फाइट देते हैं। जो बच्चे जेवीबीएनएल में रह गए थे ना, उन्होंने आपको यहाँ पर टक्कर दी है। और जो इस एग्जाम में रह गए वो अगले एग्जाम में आपको टक्कर देंगे। आप केवल अपने आसपास के लोगों को देख लेते हैं, आपको लगता है इनके तो कम मार्क्स आ रहे हैं, इनसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, हम तो इनसे ज्यादा है। और उसी के बेसिस पर आप एक कट ऑफ का अनुमान लगा लेते हो। फिर कट ऑफ ज्यादा चली जाती है तो आपको लगता है ये बच्चे अचानक कहाँ से पैदा हो गए। अरे भाई, जब डीवी हो रहा था आप डीटीए के बाहर जाते और पूछते बच्चे कहाँ से आए हैं, आपको पता चल जाता कि बच्चे कहाँ से आए हैं। रघु शर्मा जी, ये बताइए कि आजकल अलग अलग रीजन से डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। एक तो आजकल हर पर्सन, हर बच्चा रिपोर्टर बना हुआ है, खबरें लेकर के आते हैं कि टीआरए जीआरए की वैकेंसी ठंडे बस्ते में चली गई, ट्रेजरी कैंसिल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जा रही है, सरकार बदल गई, अध्यक्ष बदल गया, सीईटी लगेगा। फिर लास्ट तक बोलते हैं कि सीईटी नहीं लगेगा, फिर धरने प्रदर्शन आंदोलन, दुनिया भर की चीजें। तो आपने तो इन चीज़ों में किया नहीं है, आपसे तो मैं ये क्वेश्चन पूछते भी शर्म आ रही है कि आपने इन चीज़ों में कितना भाग लिया। मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछता हूँ, इन चीज़ों में स्टूडेंट को कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना बेनिफिशियल भी रहता है या मतलब बंद करके रखना चाहिए इन चीज़ों को? सर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास में इतना टाइम है कि आप, मतलब एक बहुत पुरानी बात है कि अगर आपको कहना पड़ रहा है कि आप पढ़ो, तो फिर आप क्या पढ़ रहे हो? मतलब अगर आपको बार बार ये चीज़ बतानी पड़े कि आपको पढ़ाई करनी है, या आपको बार बार ये चीज़ कहनी पड़े कि अब आपका बहुत टाइम हो गया, वेस्ट हो गया, पढ़ लो। तो अगर स्टूडेंट खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, या उसकी परिस्थितियां उसे मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, या फिर अपनी घर की कंडीशन देखकर अगर वो पढ़ने का डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो फिर उसको कोई पढ़, मतलब उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। तो मेरा पर्सनली ये कहना है उन सभी से कि लोग बहुत ज़्यादा मल्टी कंसेप्शनल हैं। लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि अपने को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जबकि वो लोग भी खुद तैयारी में लगे हुए रहते हैं। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बस अब वो आपको डिस्ट्रैक्ट करके अपना कंपटीशन कम करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि उनके कहने या उनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी न्यूज़ के बारे में, किसी भी रिपोर्टर के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में पता कर लीजिए, पता किसी को कुछ भी नहीं होता। पता सिर्फ सरकार को होता है। पता उसको होता है जो उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेने वाला है। इसके अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं है, सबके सिर्फ अंदाजे हैं, अनुमान है। आप अगर उन अंदाजे और अनुमान में अपना टाइम खराब करना चाहते हैं, तो आपकी सीट पे कोई और आ जाएगा। क्योंकि आप जब ये सब चीज़ें करने में बिजी हैं, तो कोई तो पढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं से। अगर आपने कि 2 घंटे भी इन चीज़ों में खराब किए हैं, तो वो 2 घंटे का एडवांटेज लेकर 2 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा कर लेगा। तो ये सब डेस्टिनी है, और किस्मत आपको बार बार चांस नहीं देती है। हर चीज़ की एक लिमिट लिमिट होती है, एज लिमिट भी एक चीज़ होती है। जहाँ हर चीज़ की लिमिट है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी फैमिली के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर में अपने आप को आप कहाँ देखना चाह रहे हैं। आप ज़िंदगी भर भीड़ ही बने रहना चाहेंगे, या भीड़ से अलग होकर सोचेंगे, ये आप पे डिपेंड है। और मैं फिर बार बार एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको आपकी घर की परिस्थितियाँ मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, तो दुनिया में कोई भी कोर्स, कोई भी टीचर, कोई भी
मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। आप आगे बढ़ो, अपने लिए बढ़ो, अपनी फैमिली के लिए बढ़ो। इन चीज़ों में वो लोग भाग ले लेंगे जो अगली वैकेंसी देना चाहते होंगे या जो इसको कैंसिल करवाना चाहते होंगे या जिनके पास और ऑप्शन होंगे। आप अपना लास्ट ऑप्शन मान के किसी चीज़ की तैयारी करो। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, कोई सेंस नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनका कोई स्कोप नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो आप तो भी आपका ही टाइम खराब हो। स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी बातें रघु शर्मा जी बता रहे हैं, उनकी बातों को और कुछ अपने पॉइंट जोड़ करके मैं समराइज करता हूँ। देखो, पहली बात तो मैं खुद कह रहा हूँ कि हम लोगों के पास या हम जैसे लोगों के पास किसी प्रकार की कोई भी न्यूज़ नहीं होती है। हमें किसी भी चीज़ के बारे में उतना ही पता होता है जितना आपको पता होता है। इवन आज तक मैंने न्यूज़ देखने के लिए कि वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा, आज तक मैंने सर्च ही नहीं किया, न यूट्यूब पर न कहीं भी। हमेशा ऐसा होता है, वो चीज़ हो जाने के बाद कोई स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप करता है कि सर ये हो गया, तब मुझे पता चलता है, फिर मैं बाकी लोगों को बताता हूँ। कोई कॉन्फिडेंशियल सोर्स नहीं होता, बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोगों को, बड़ा वाला बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ भी नहीं होता। जेवीवीएनएल में हमारे इतने बच्चे सेलेक्टेड है, हम बोले कि हमारे पास कॉन्फिडेंशियल सोर्स है कि वैकेंसी आ रही है। अरे जूनियर अकाउंटेंट को पता ही नहीं होता ये जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यूडीसी है, आपको क्या लगता है इनको पता है वैकेंसी आएगी? किसी को नहीं पता होता है, पता होता ही नहीं है। अपने बारात में कुछ लोग देखे होंगे, वो लोग डांस नहीं करते हैं, लेकिन वो बैंड को है ना रोक करके खड़े हो जाते हैं, बैंड को आगे नहीं देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। जब और बैंड रुक जाएगा फिर उनको डांस भी नहीं करना, फिर वो जेब में हाथ डाल करके खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनका नए टारगेट सिलेक्शन लेना है, नए एग्जाम देना है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आपका एग्जाम हो, वो चाहते ही नहीं है। इवन जयपुर के एक बहुत बड़े टीचर है, वो बच्चों से रीट लगवाते हैं, वो बच्चों से आंदोलन करवाते हैं कि वैकेंसी को रोको, वैकेंसी कैसे भी करके आगे नहीं जाए। और वो चीजें अच्छी लगती है क्योंकि वो स्टूडेंट को अपने हित में लगती है ना, कि वो बच्चों को बोलेंगे कि भाई सिलेबस नहीं आया, इसके लिए तुम ये करो, सीईटी का एग्जाम अचानक से हो रहा है, इसको ये करो, एग्जाम जल्दी हो रहा है, इसको लेट कराओ। जितनी डिले वैकेंसी होती है कोचिंग संस्थान का उतना फायदा होता है। टीचर का नाम आप अपने आप ही समझ जाएंगे, बच्चों को खुद पैसे देते हैं, फ्री कोर्स में ज्वाइन करा देते हैं, बच्चे को लगता है कि टीचर मेरा भगवान है। फिर उसी बच्चे से हमारी बात होती है, बच्चा बोलता है कि सर मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, हम तो लड़ रहे थे विद्यार्थी हितों के लिए, अब आप कोई डिस्काउंट दे दो जिससे हम ज्वाइन कर पाए। तो वो काम हम नहीं करते हैं। जिस बच्चे ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है उसकी हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट केवल आपको ना खुद की फिक्र करनी है। यदि रघु शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात बोली, यदि आपको अपने परिवार की परिस्थितियां मोटिवेट नहीं करती है ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। आपको क्या लगता है कि एक बच्चा भी नहीं होगा जो पढ़ रहा होगा? एक बच्चा तो डेफिनेटली पढ़ रहा होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप रह जाएंगे, कोचिंग संस्थानों का बेनिफिट होगा। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग संस्थान हो, कुछ भी हो, वो उनकी वजह से चल रहे हैं जो नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने वालों के कारण नहीं चल रहे हैं, नहीं पढ़ने वालों के कारण चल रहे हैं, वही रेवेन्यू देते हैं। यही कड़वा सच है इस इंडस्ट्री का। रघु शर्मा जी ये बताइए, सीएमजे के बारे में आपको सबसे पहले कब पता चला, कैसे पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा, क्या कम अच्छा लगा, और क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? सर मुझे 2022 में एक्चुअली जब मैं आपको बताऊं कि पहली बार जब मैंने जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के पिछले बैच में आपके सिलेक्शन देखे थे, तो मुझे तब ऐसा एहसास हुआ कि एक बार देखना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी इसी बात पर रहूंगा कि कॉमर्स के लिए कोई न तो कोई खास स्पेसिफिक वैकेंसीज होती है, न ही स्पेसिफिक कोचिंग अवेलेबल है, नोट्स तो है ही नहीं। पिछले 2 साल 3 साल में अब जरूर आप जैसे टीचर्स कुछ कोशिश कर रहे हैं या कुछ और मिल पाता है, बाकी मैं तो अपनी जिंदगी में एम आर अग्रवाल के अलावा कोई किताब देखी नहीं कॉमर्स के अंदर। उसी में ही अगर कुछ मिल जाए तो मिल जाए। अब फिर भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो बस उस बार पिछली बार जो जेवीएनएल की अकाउंटिंग जूनियर अकाउंटेंट का जो बैच आपने निकाला था, फर्निश किया था, उसमें आपके सिलेक्शन देखने के बाद में मैंने आपके कोर्स को भी देखा, आपकी क्लासेस को भी देखा, टेस्ट सीरीज को भी देखा। लेकिन मुझे
लेकिन उस वाले कोर्स की तो आपके पास 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट थी। हाँ सर, मेरे पास उतना उस टाइम टाइम नहीं था, और उस टाइम मतलब ऐसे ऑनलाइन कोचिंग कभी की ही नहीं, आज से पहले कभी की नहीं थी, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ले पाए थे। तो टेस्ट सीरीज में भी अच्छा रिजल्ट रहा, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आया था। फिर मेरे दो चार दोस्त भी हैं जिनको मैंने सजेस्ट किया था, जैसे कीर्ति शर्मा, आपने नाम सुना होगा, उनका सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर। तो उन्होंने भी मुझे प्रॉपर अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि मुझे जितना पता है उन्होंने आपके क्लासेस या कोर्स के अलावा शायद ही कोई पेज या कोई किताब पढ़ी होगी। उन्होंने जो भी सीईटी से लेकर जेवी सीईटी से लेकर जूनियर अकाउंट तक के फाइनल सिलेक्शन तक केवल आपके कोर्स और आपकी चीज़ों को ही देखा था। तो मेरी उनसे रेगुलर बात होती थी, तो उनका वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी आपसे, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा इसी मामले के बारे में बताया था। कुछ तो कम वहीं अच्छा आप लगा हो या फिर फ्यूचर में हम इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो कोई नहीं सुझाव? सर, आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। आप ये ध्यान रखते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या है, टीचर्स किस हिसाब से सोचते हैं, कंसेप्ट को कैसे अच्छा किया जा सकता है, बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं, आपकी इन सब चीज़ों पे अच्छी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि हर एक नया पेपर आपको खुद ही बता देगा कि अब आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या किन चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं इन चीज़ों को, आप अपने 24 घंटे इन चीज़ों पे स्पेंड करते हैं। तो इस चीज़ पे तो मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप टेस्ट सीरीज को और भी अगर फ्रेंडली कर पाए, मतलब जैसे आप हर कंसेप्ट वाइज देते हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छा है कि टॉपिक और टॉपिक के बाद आप एंड टू एंड टेस्ट सीरीज करवाते हैं, किसी हर तरह के क्वेश्चन को डालते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा प्लस पॉइंट आपका है भी, और आपको इसी पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को या फिर एक बार रिवीजन कर लें अच्छे से, तो फिर वो चीजें लंबे टाइम पे दिमाग में आती तो स्टूडेंट रघु शर्मा जी काफ़ी लंबे टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं और हम लोगों में ना बहुत ज़्यादा जोश आता है जब मतलब कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास और हम पूछते हैं कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। तो हमारे पास दो तीन स्टूडेंट आए, कीर्ति शर्मा जी थे, उनका भी इंटरव्यू हुआ है। एक उनके फ्रेंड थे ज्योति डागर जी, हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 49 नंबर ज़्यादा थे उनके, ओबीसी में कट ऑफ 52 से बढ़ गई। तो स्टूडेंट ये कहता है कि सर हमें लाइब्रेरी में रघु शर्मा जी ने बताया आपका कोर्स लेने के लिए, हम तो कोई 15-20 हज़ार वाला कोर्स लेने का सोच रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि स्टूडेंट फीस के कारण कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहा है, उसे 100% यकीन है कि इससे बेस्ट नहीं मिल पाएगा। और एक बात वैसे तो सभी लोगों पर लागू होती है कि इंसान को हमेशा इम्प्रूवमेंट करता रहना चाहिए। जहां पर उसने इम्प्रूवमेंट छोड़ दिया, उसे ये लगा कि बस इतना बहुत है, वहीं पर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस के लिए ये चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस हो, या तो वो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, कोई भी बिजनेस स्टेबल नहीं हो सकता। और ये तो कंपटीशन एग्जाम है, तो हम खुद भी कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें, नई चीजें लेकर के आए, पिछली बार से और बेटर करा पाए। तो रघु शर्मा जी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपके तो जैसे 7-8 सिलेक्शन हो गए, उनका एक भी नहीं हो पा रहा, और एज भी बढ़ती जा रही है, सारे काम इस पर रुके हुए हैं, डर रहता है कि जॉब नहीं लगी तो क्या कर पाएंगे, और पूरी उम्र प्रिपरेशन में लगा दी। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं उनके पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो लाइफ में कहीं जाकर के 8-10 हज़ार रुपए की जॉब कर पाएंगे। तो फिर क्या करें वो, जिनसे उनका सिलेक्शन हो जाए? जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके आधार पर जो भी दो तीन लास्ट वर्ड्स, टिप्स, स्ट्रेटेजी। सर मेरा मैं पर्सनली आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रीम स्टूडेंट अभी भी बाहर हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको मुझसे बहुत ज्यादा कुछ आता है, और वो बहुत बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हैं, लेकिन वो नहीं लग पाते हैं। तो इस चीज पे मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बाहर हैं, लेकिन अगर वो नहीं लग पा रहे हैं तो इसके पीछे उनकी इंटेलिजेंस ही नहीं है। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है पेशेंस। गवर्नमेंट जॉब कभी भी इंटेलिजेंट लोगों की नहीं लगती है।
आप ये सोचो कि जो इंटेलिजेंट होता है वो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा एवरेज 50% स्टूडेंट रहा हूँ, तो कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लगनी है तो उसका एक ही सिंपल तरीका है, वो ये है कि अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट हैं, अगर आप एक दिन भी छोड़े बिना पढ़ने की हिम्मत रखते हैं, तो आप दुनिया क्या कह रही हो उसको सुनकर भी पढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपके साथ बुरे से बुरा हो रहा है, बुरे होने के बाद भी आप हाथ में किताब रखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर। सिलेक्शन कभी भी इंटेलिजेंसी के बेस पर किसी का नहीं हुआ। सिलेक्शन हुआ है पेशेंस के बेस पर और कंसिस्टेंसी के बेस पर। अगर आप रेगुलर लेवल पर डेली डेली आप चीज करेंगे, मैंने एक बहुत अच्छी कोट पढ़ी थी कि कंसिस्टेंसी कैन बीट इंटेलिजेंस। अगर आप किसी चीज के लिए हद से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप डेली उसको नहीं पढ़ रहे हैं, और एक इंसान है जिसको उस बारे में कुछ भी पता नहीं लेकिन वो रोज रोज वही काम करता है, तो एक दिन वो आपको भी हरा सकता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप ये मत सोचो कि दुनिया किधर जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर क्योंकि सुनना और ताने तो आपको बाद में भी मिलेंगे, तो अगर आप में सब कुछ सुनकर भी पढ़ने की हिम्मत हो तो आप यकीन मानिए एक दिन जरूर आपकी जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट इन्होंने, हाँ जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे यकीन है कि आपका भी हो सकता है। मेरे तो हालात आपसे भी ज्यादा खराब है, मैं पर हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि शायद ही पढ़ना किसी को अच्छा लगता हो, नहीं लगता होगा, पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने से। और मेरा पढ़ना जॉब का कोई, पढ़ने का और जॉब का कोई लेना देना ही नहीं। मैं अपनी खुशी के लिए पढ़ता हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं आगे भी पढ़ता रहूंगा। मैंने कभी जॉब के लिए पढ़ाई नहीं की। इसलिए मैं बस ये बोलूंगा कि आप रेगुलर रहिए। आप अगर रेगुलर हैं तो आप यकीन मानिए कि एक दिन आपकी कंसिस्टेंसी किसी की इंटेलिजेंसी को भी खा जाएगी। स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। देखो, एक तो इन्होंने बताया कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। वो जो मार्केट में आपको लोग मिलते हैं कि 20 25 30 दिन में करो, टाइम इतना मिल रहा है, उन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया उसके लिए।